नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द कंपेनी न्यूज में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। कहा कृषि कानून रद्द करने से कम मंजूर हमें कुछ और नहीं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ रद्द चाहते हैं कृषि कानून। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत ने अर्नब गोस्वामी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा उसने टीआरपी के लिए रिश्वत दी, अब हम आंख में आंख डालकर बात करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सोनभद्र से हाथरस तक प्रियंका गांधी के संघर्षों को हथियार बनाकर उत्तर प्रदेश में उतरेगी कांग्रेस, और 2022 का बन चुका है प्लान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। कहा कृषि कानून रद्द करने से कम मंजूर नहीं। जी हां दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 57वें दिन भी जारी रहा। इस बीच किसान संगठनों ने सरकार की तरफ से बुधवार को दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा, आम सभा में सरकार द्वारा कल रखे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द करने और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर लाभदायक एमएसपी के लिए एक कानून बनाने की बात इस आंदोलन की मुख्य मांगों के रूप में दोहराई गई। बता दें कि बुधवार को किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के सामने नया प्रस्ताव रखते हुए कहा है कि वह कृषि कानूनों को 1-1.5 साल तक स्थगित करने के लिए तैयार है। इस दौरान सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी इन कानूनों पर विस्तार से चर्चा कर समाधान का रास्ता निकालेगी। सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठनों ने कहा कि वे गुरु आपस में चर्चा कर अपने फैसले की जानकारी अगली बैठक में सरकार को देंगे। अगली बैठक शुक्रवार 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। आज किसान संगठनों की बैठक हुई और इस बैठक में किसान यूनियन ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने का फैसला लिया। किसान संगठन पहले ही 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर चुके हैं। इस संबंध में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज किसान नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पुलिस अधिकारियों ने प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को दिल्ली के व्यस्त बाहरी रिंग रोड की बजाय कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर आयोजित करने का सुझाव दिया था, जिसे किसान संगठनों ने अस्वीकार कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपने बयान में कहा है कि पुलिस प्रशासन के साथ हुई बैठक में पुलिस ने दिल्ली में प्रवेश न करने की बात कही। वहीं किसानों ने दिल्ली की रिंग रोड पर परेड करने की बात दृढ़ता और जोरों से रखी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने अर्नब गोस्वामी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा उसने टीआरपी के लिए रिश्वत दी, अब हम आंख में आंख डालकर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 56वां दिन है। किसानों के शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को लेकर बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने कहा, अर्नब गोस्वामी ने टीआरपी के लिए रिश्वत दी। किसानों के खिलाफ अगर कुछ बोला तो उसके चैनल में जाना पड़ेगा। वह मुझे यही बैठाता है, मुझे रूबरू होना है। अर्नब को डांटने के सवाल पर उन्होंने कहा, वो दिखते तो है नहीं ऐसे, डांटने का क्या मतलब, आमने सामने ही बात होगी, हम आंख में आंख डालकर बात करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, किसान जहां जाना चाहता है उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सरकार यहां लगी है और चीन अरुणाचल में घर बना रहा है। टिकैत ने कहा कि जिस मंत्री से बात कर रहे हैं उनके पास पावर ही नहीं है, हर बात पर पूछ के आते हैं। यह नहीं पता कि अमित शाह जी से पूछते हैं या मोदी जी से। उन्होंने कहा, अगर किसी भी मंत्री के विभाग का कोई फैसला हो रहा है तो उसको पावर भी मिलनी चाहिए। विभाग में पॉलिसी बन जाती है और मंत्री को पता ही नहीं होता। राजनाथ सिंह के रिपोर्ट पर उन्होंने कहा, दूसरे लोग करते हैं वह नहीं करते हैं। गौरतलब है कि अब तक किसान संगठनों की सरकार के साथ 10वीं बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 20 जनवरी की वार्ता भी बेनतीजा रही है। गौरतलब है कि आंदोलनकारी किसान 28 नवंबर से दिल्ली की बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। साथ ही किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने का ऐलान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनभद्र से हाथरस तक प्रियंका गांधी के संघर्षों को हथियार बना यूपी में उतरेगी कांग्रेस। जानिए क्या है प्लान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने सूबे के हर गांव और हर एक घर तक प्रियंका गांधी के संघर्षों को पहुंचाने की रणनीति अपनाई है। इसके लिए नए साल पर कांग्रेस ने एक कैलेंडर तैयार किया है, जिसमें प्रियंका गांधी के सोनभद्र जाने से लेकर हाथरस कांड की पीड़िता के परिवार से मिलने तक की तस्वीर लगाई गई है। प्रियंका की तस्वीर वाले इस कैलेंडर को घर घर तक पहुँचाने का काम कांग्रेस नेताओं ने शुरू कर दिया है। यूपी में कांग्रेस पार्टी फिलहाल संगठन सृजन अभियान के जरिए अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने में लगी है। प्रदेश में न्याय पंचायत के
अध्यक्षों और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के गठन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इतना ही, कांग्रेस के पदाधिकारी 3 जनवरी से अपने प्रभार वाले जिलों में प्रवास पर हैं। वहीं अब प्रियंका गांधी के द्वारा भेजे गए कैलेंडरों को हर एक गांव और हर शहर तक पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस ने इस तस्वीर के जरिए सूबे के लोगों को राजनीतिक तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की है कि हर एक मुद्दे पर प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी रही है। प्रियंका ने भेजा 10 लाख कैलेंडर। सूत्रों के मुताबिक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने 10 लाख कैलेंडर यूपी भेजे हैं। नव वर्ष के इस कैलेंडर को हर गांव और शहर के सभी वार्डों तक वितरित करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिए गए हैं। हर जिले और शहर कमेटी के लिए उसकी आबादी के लिहाज से कैलेंडर दिए जा रहे हैं। इस कैलेंडर के जरिए कांग्रेस सूबे में हर एक गांव और हर घर तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। प्रियंका के जनसंपर्क संघर्षों की तस्वीरें। कांग्रेस द्वारा यूपी में भेजे गए कैलेंडर में प्रियंका गांधी के जनसंपर्कों और संघर्षों की तस्वीरों को ही रखा गया है। 12 पेज के इस नए साल के कैलेंडर में पहले पेज पर सोनभद्र के उब्भा जनसंहार के बाद अपनी संवेदना व्यक्त करने पहुंची प्रियंका गांधी की तस्वीर आदिवासी महिलाओं के साथ छपी है। बता दें कि घटना के बाद सबसे पहले प्रियंका गांधी पीड़ितों से मिलने के लिए सोनभद्र पहुंची थी, जिसके बाद यह काफी बड़ा मुद्दा बन गया था और सीएम योगी को बाद में सोनभद्र जाना पड़ा था। कांग्रेस के इस कैलेंडर में अमेठी, रायबरेली, हरियाणा, झारखंड सहित यूपी में प्रियंका गांधी द्वारा किए गए जनसंपर्कों की तस्वीरों भी जगह दी गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की तस्वीरों से लगातार यह संदेश देने की कोशिश की है कि हर एक मुद्दे पर कांग्रेस मुखर रही है और जमीन पर उतरकर उनके दुख सुख में शामिल रही है। इसके जरिए संदेश ही नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरण भी साधने की कवायद की गई है। सोनभद्र और हाथरस पीड़ितों के साथ प्रियंका की तस्वीर लगातार दलित और आदिवासी समुदाय संदेश देती दिख रही है, तो CAA NRC के खिलाफ प्रियंका के उतरने वाली तस्वीरों को जगह देकर सूबे में मुस्लिम समुदाय को भी यह मैसेज दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। CAA NRC के खिलाफ यूपी की तमाम विपक्षी पार्टियां खुलकर नहीं आई थी। यूपी में CAA NRC के विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की जान चली गई थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को होने वाले नुकसान की भरपाई योगी सरकार ने प्रदर्शनकारियों से वसूले थे। ऐसे में प्रियंका गांधी ने बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखनऊ और आजमगढ़ जाकर लोगों से मुलाकात की थी, जिसका एक राजनीतिक संदेश गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार भ्रम में है कि केवल पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन में शामिल हैं। सोरेन। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि कानूनों को रद्द करने की बजाय इनके कार्यान्वयन पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार इस भ्रम में है कि इस जंग में केवल पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के किसान इन दमनकारी कानूनों को निरस्त कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक किसानों के आंदोलन का हल नहीं निकाला गया तो यह जल्द ही देश के अन्य हिस्सों में फैल जाएगा। सोरेन ने PTI भाषा को दिए साक्षात्कार में यह भी कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को नुकसान हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने कहा कि महीनों तक किसानों को सड़कों पर रहने को मजबूर करने के बाद केंद्र सरकार ने इन विवादित कानूनों को पूरी तरह निरस्त करने के बजाय कार्यान्वयन पर 1.5 साल की रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। सोरेन ने कहा, सरकार गलतफहमी में है कि केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ही इस जंग में शामिल हैं। वह बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। देश भर के किसान, चाहे वह हिमाचल प्रदेश के हों या उत्तर प्रदेश के या फिर पूर्वोत्तर अथवा कहीं और के, सभी की भावनाएं समान हैं। उन्होंने कहा, वे सभी किसान जमीन से जुड़े हुए हैं। हमने पिछले साल NRC CAA को लेकर भी इसी तरह के प्रदर्शन देखे थे, जो एक विश्वविद्यालय से शुरू हुए और बाद में पूरे देश को अपनी जद में ले लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान इनका कड़ा विरोध कर रहे हैं, तो सरकार इन्हें वापस क्यों नहीं ले लेती। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तानाशाही रवैया दिखा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, नए कृषि कानून दमनकारी हैं, इनसे कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ेगी। मैं इन कानूनों का समर्थन नहीं कर सकता। ऐसा कैसे संभव है कि केंद्र सरकार का आलाकमान लगभग 2 महीने से प्रदर्शनकारी किसान निकायों द्वारा रखी गई मांगों पर कोई सर्वमान्य समाधान नहीं निकाल पा रहा। सोरेन से जब पूछा गया कि क्या झारखंड सरकार कांग्रेस शासित कुछ राज्यों की तरह कृषि कानूनों के खिलाफ कानून पारित करेगी, तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार घटनाक्रमों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और इस संबंध में केंद्र सरकार के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करेगी। उन्होंने कहा, किसान देशवासियों का पेट पालते हैं, वे केवल अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस मामले में उच्च स्तरीय समिति का गठन करके ठोस समाधान की सिफारिश करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कल बुलाई CWC की बैठक, नए अध्यक्ष चुनाव पर चर्चा की संभावना, महाधिवेशन पर फैसला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कल 22 जनवरी को होने वाली कार्य समिति की बैठक में पार्टी महाधिवेशन और नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर फैसला लेंगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कल की ही बैठक में इस बात को लेकर भी निर्णय किया जाएगा कि नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ महाधिवेशन के दौरान ही कार्य समिति के सदस्यों का चुनाव कराया जाए अथवा नहीं। गौरतलब है कि ग्रुप 23 लगातार नेतृत्व पर कार्य समिति के सदस्यों
सदस्यों का चुनाव कराने का दबाव डाल रहा है, क्योंकि अभी कार्य समिति के सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जा रहा है। ग्रुप 23 इसके खिलाफ है। उसकी मांग है कि तिरुपति अधिवेशन की तर्ज पर पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए जाएं। महाधिवेशन इस पर भी कल फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार रायपुर, जयपुर, चंडीगढ़ अथवा दिल्ली में से किसी एक स्थान पर बजट सत्र के पहले चरण के बाद यह महाधिवेशन बुलाने का संकेत है। संगठनात्मक चुनावों के अलावा कल की वर्चुअल मीटिंग में बजट सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी चर्चा होगी। कार्य समिति की एक सदस्य ने लोकमत को बताया कि संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों के साथ साथ पार्टी की संसद में क्या रणनीति हो, विपक्ष को कैसे लामबंद किया जाए जैसे सवाल भी चर्चा का विषय होंगे। किसानों के आंदोलन, अर्नब लीग मामला, तेल के बढ़ते दाम, वैक्सीन जैसे विषय भी एजेंडे का हिस्सा होंगे। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सीडब्ल्यूसी की यह डिजिटल बैठक शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे होगी। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ किसान आंदोलन और कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अध्यक्ष के चुनाव को हरी झंडी दी जा सकती है और चुनाव तिथि का ऐलान भी हो सकता है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों के उपचुनावों में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी का सक्रिय अध्यक्ष बनाए जाने की मांग से फिर से उठाई। वैसे कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा धड़ा लंबे समय से इस बात की पैरवी कर रहा है कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की कमान संभालनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस के 99.99% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी फिर से उनका नेतृत्व करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार, शुभेंदु की रैली में लगाए थे गोली मारो के नारे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की जंग लगातार चल रही है। बीते दिन हुगली में हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली में नारेबाजी हुई, जिस पर बवाल हुआ। यहां बीजेपी समर्थकों ने देश के गद्दारों को गोली मारो को नारों के लगाए। अब पुलिस ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष सुरेश शॉ, रॉबिन घोष और प्रभात गुप्ता को नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि हुगली में बीते दिन शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चटर्जी की अगुवाई में रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसी में ये नारेबाजी हुई थी। इसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया था आरोप। हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी का मसला तब सामने आया जब एक दिन पहले ही बीजेपी की ओर से टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ऐसा आरोप लगाया था। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर बीजेपी ने दावा किया कि टीएमसी समर्थक गोली मारो का नारा लगा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है इस नारे पर पहले भी काफी विवाद हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं द्वारा ये नारा लगाया गया था, जिसको लेकर पार्टी निशाने पर आ गई थी। वहीं अब बंगाल में भी टीएमसी और बीजेपी के बीच नारों को लेकर अलग ही जंग चल रही है। पश्चिम बंगाल में इसी साल मई में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले बीजेपी की ओर से हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है। भाजपा जल्द ही एक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का पक्का इरादा कर लिया है, किसान नेता। जी हां दोस्तों, पंजाब के गुरदासपुर में ट्रैक्टर रैली की तैयारियां 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की प्रस्तावित परेड के लिए हरियाणा और पंजाब के गांव-गांव में बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद ए बोबडे ने कहा कि ट्रैक्टर परेड को दिल्ली में आने देना है या नहीं, ये सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा मामला है और इसका फैसला दिल्ली पुलिस को करना है। इस रैली को लेकर दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच 3 बार बातचीत हो चुकी है। दिल्ली पुलिस चाहती है कि किसानों की परेड दिल्ली के बाहर ही हो, जबकि किसान संगठन दिल्ली में परेड निकालने पर अड़े हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल रहे किसान नेता राजिंदर सिंह दीप सिंह वाला कहते हैं, हमने दिल्ली पुलिस को स्पष्ट कर दिया है कि ट्रैक्टर परेड दिल्ली में दाखिल होगी, कोई बैरिकेड किसानों के ट्रैक्टरों को रोक नहीं पाएगा। दीप सिंह वाला बताते हैं, पुलिस ने हमसे बाहरी पेरिफेरल हाईवे पर परेड निकालने के लिए कहा है, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया है कि परेड दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ही होगी। हमारा गणतंत्र दिवस की परेड को डिस्टर्ब करने का भी कोई इरादा नहीं है। वो कहते हैं, हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस अपने आप ही बैरिकेड हटा देगी। हम ये जोर देकर कह रहे हैं कि किसानों ने दिल्ली में परेड निकालने का इरादा कर लिया है और कोई भी किसानों को रोक नहीं पाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी SN यादव ने BBC से कहा, पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और किसान नेताओं से परेड को लेकर बातचीत जारी है।
क्या दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर परेड के लिए बैरिकेड हटा देगी और किसानों को दिल्ली में दाखिल होने देगी? इस सवाल पर यादव कहते हैं, अभी इस बारे में अंतिम फैसला नहीं किया गया है। किसानों से इस पर फिलहाल चर्चा चल रही है। हमारा पहला मकसद राजधानी में सुरक्षा और शांति बनाए रखना है। इधर किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई, जिसमें सरकार ने 18 महीने के लिए कृषि कानून टालने का प्रस्ताव रखा है। 11वें दौर की बातचीत 22 जनवरी को होगी। बैठक में सरकार के प्रस्ताव पर अभी किसान नेताओं की बातचीत होना बाकी है, लेकिन इस बीच किसान अपनी ट्रैक्टर रैली को लेकर तैयारियां करते दिख रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज लगाकर ट्रैक्टर से ध्वजारोहण कार्यक्रम में रैली का होगा आयोजन। अखिलेश, जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को सभी जनपदों में तहसील स्तर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर ट्रैक्टर से ध्वजारोहण कार्यक्रम में रैली के आयोजन का निर्देश दिया है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा है कि किसान अपनी न्याय संगत मांगों को लेकर लगातार शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका अहिंसात्मक आंदोलन ऐतिहासिक बन गया है। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन अन्नदाता जो पूजनीय है, हम सबके सम्मान का पात्र है, उसको अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। श्री यादव ने कहा कि किसानों की मांगों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उनकी बात मानने से राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा। भाजपा नेतृत्व एवं सरकार को किसानों के प्रति अपनी भाषा भी मर्यादित रखनी चाहिए। उनके विरुद्ध अनर्गल और निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा, किसानों की मुख्य मांग यही है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि किसान हितों के ये विरोधी हैं। एमएसपी की अनिवार्यता से किसान को उसकी फसल का लाभकारी दाम मिल सकेगा। भाजपा को समझना चाहिए कि जिनके लिए यह कानून बना है, उन्हें ही जब यह स्वीकार्य नहीं है तो फिर इसका क्या फायदा? किसानों पर इसे क्यों थोपा जा रहा है? श्री यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, वह किसानों के पूर्ण समर्थन में है। किसानों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। यह त्याग और कुर्बानी करने वाला समाज है। समाजवादी पार्टी ने किसानों के समर्थन में किसान यात्रा और समाजवादी घेरा कार्यक्रम चलाए हैं। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समाजवादी पार्टी किसानों के साथ गणतंत्र दिवस मनाएगी और चंद पूंजी घरानों के हाथों कृषि को गिरवी रखने वाली भाजपाई साजिशों का पर्दाफाश करेगी। इस दिन राज्य भर की प्रत्येक तहसील पर किसान अपने अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा लगाकर आएंगे और समाजवादियों के साथ राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होकर एकता का प्रदर्शन करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशील मोदी पर कांग्रेस का जवाबी हमला, कहा बिहार की राजनीति से हटने पर अनर्गल बयान दे रहे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर किसान आंदोलन को फंडिंग करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष HK वर्मा ने कहा कि सुशील कुमार मोदी को भाजपा आलाकमान ने बिहार की राजनीति से हटा दिया है, जिससे वे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जिस पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा हो, वह कांग्रेस पार्टी की आलोचना करे, यह युक्ति संगत नहीं है। राहुल गांधी एवं उनके परिवार की आलोचना करना भाजपा नेता को शोभा नहीं देता। किसान आंदोलन को हवा देने के लिए लगातार झूठ के ब्लोअर की हवा चल रहे राहुल। आपको बता दें कि भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था कि सत्ता में होने पर उन्होंने सरकार के फैसले की कॉपी सार्वजनिक रूप से फाड़कर तत्कालीन प्रधानमंत्री का अपमान किया था। सत्ता जाने के बाद वे हताशा में कभी छुट्टी मनाने विदेश चले जाते हैं तो कभी राफेल विमान खरीद पर झूठ बोलते हैं, चौकीदार चोर है जैसा घटिया बयान देते हैं और अब किसान आंदोलन को हवा देने के लिए लगातार झूठ के ब्लोअर की हवा चल रहे हैं। बुधवार को ट्वीट कर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्मजात राजा होने का राहुल गांधी का अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि वे दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा को नहीं पहचानते। हकीकत है कि कांग्रेस के लिए खुद उसके राजकुमार बोझ बन गए हैं। राहुल गांधी ने मंडियों से आजादी दिलाने वाले 3 कृषि कानूनों को खेती का एकाधिकार करने वाला साबित करने के लिए कुतर्क, आशंका और दूराग्रह से भरी जो पुस्तिका जारी की है, उसे खेती का खून नाम देने से पहले उन्हें बताना चाहिए कि सिख दंगों में बड़ी संख्या में सिखों का खून किसने किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2022 की चुनावी जंग की तैयारी, सीक्रेट कैंप में तैयार हो रहे सपा के सूरमा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी को 2022 की चुनावी जंग में मात देने के लिए सपा अपने कार्यकर्ताओं को खामोशी के साथ ट्रेनिंग देकर तैयारी कर रही है। मंडल वाइज सपा ने सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप शुरू किए हैं, जिसमें मैनेजमेंट गुरुओं से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता सपा कार्यकर्ताओं को बीजेपी सहित तमाम विपक्षी पार्टियों से मुकाबले के लिए मंत्र दे रहे हैं।
सपा के इस सीक्रेट कैंप में पार्टी के कमिटेड और सिलेक्टेड कार्यकर्ताओं को ही बुलाकर प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। मिशन 2022 के मद्देनजर सपा का 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप बरेली में शुरू हुआ है। यह कैंप बरेली के पीलीभीत बाईपास के हवेली बारात घर में चल रहा है। इस सीक्रेट कैंप में बरेली मंडल की 25 विधानसभा के 100 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। बुधवार को कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के भाषण से हुई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया और हाईकमान के आचरण का पालन करने की सीख दी। इसके बाद मुख्य ट्रेनर एस.ए. राय, वी. पांडे और जावेद अली ने अलग अलग सेशन लिए हैं और उन्होंने विपक्ष पार्टियों की योजना को नाकाम करने के लिए मंत्र पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पूर्व सांसद सलीम शेरवानी भी गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर बरेली में चल रहे ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव और सलीम शेरवानी 2 दिनों तक बरेली में रहकर पार्टी कार्यकर्ताओं को 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति से रूबरू कराने के साथ साथ बरेली मंडल के मौजूदा विधायक और पूर्व विधायकों के साथ अलग से एक बैठक रुहेलखंड का सियासी मिजाज समझने की कोशिश करेंगे। सपा प्रमुख शुक्रवार को कैंप समापन के बाद लखनऊ की वापसी करेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं करने को तैयार, किसान इस प्रस्ताव का जवाब 22 जनवरी को देंगे। जी हां दोस्तों, किसानों के साथ 11वें राउंड की बातचीत में सरकार कुछ झुकती हुई नजर आई। केंद्र ने बुधवार को किसान नेताओं को 2 प्रपोजल दिए। केंद्र ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे और वो इस संबंध में एक हलफनामा कोर्ट में पेश करने को तैयार है। इसके अलावा एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी जो राय देगी उसके बाद एमएसपी और कानूनों पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि किसान नेता कानूनों की वापसी पर ही अड़े हुए हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।